हाय मेरे प्यारे साथियों, एक नए वीडियोज पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग साउंड्स, अभी इससे पहले साउंड चल रहे हैं और साउंड में बहुत सारे वीडियोज आपको दिए जा चुके हैं। आज लास्ट वीडियोज है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप उन वीडियोज को नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग शुरू करते हैं, साउंड्स को खत्म करते हैं। ये वीडियोज ही साउंड्स का अंतिम वीडियोज है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पढ़ना शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है। कहता है कि ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है ध्वनि तरंग के संबंध में। तो पहला कथन है कि जब हम, ये आया हुआ है कहाँ, किस एग्जाम में आया हुआ, तो देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है। और पीसीएस लेवल के एग्जाम में हर राज्य का प्रश्न लगभग सेम ही होता है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है क्षेत्रीय प्रश्न को लेकर के। तो साइंस से जो प्रश्न बन रहे हैं उस सारे प्रश्न को आप देखिए। चलिए, कहता है कि यहां पर दिया हुआ है कि ध्वनि तरंग, क्या दिया हुआ है कि ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है क्या, कि जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है। पहला कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। चूंकि ध्वनि का वेग हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा जो होता है ठोस में होता है, उसके बाद द्रव्य में होता है और उसके बाद जो होता है गैस में होता है। लगभग ठोस में कहें तो एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग जो होता है 6420 प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 6420 मीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे ज्यादा ठोस में होता है 6420 मीटर प्रति सेकेंड, इससे ज्यादा किसी और में नहीं होता। तो याद रखिएगा कि 6420 मीटर प्रति सेकेंड एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग होता है। यदि जल की बात करें तो जल में 1483 से ऐसे 98 कहीं कहीं देता है। तो याद रखिएगा 1483 से लेकर के 1498 तक होता है मीटर प्रति सेकेंड। और यदि गैस में कहें तो गैस में वायु में ध्वनि का चाल जो होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो याद रखिएगा कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420, द्रव में ध्वनि की चाल 1483 या 1498, दोनों में जो है थोड़ा बहुत वैरी होता है, अलग अलग किताबें अलग अलग लिखते हैं। और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां कहता है कि जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। हुआ कि नहीं होगा? ठोस में एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। तो आप जाहिर सी बात है कि कम हो गया। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरे की बात करें, कथन दूसरा, कि किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। नहीं, गलत है। माध्यम का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो होता है 0.61 मीटर बढ़ जाता है। मीटर प्रति सेकंड इतना बढ़ जाता है, 0.61 मीटर प्रति सेकंड। तो याद रखिएगा कि तापमान घटने पर ध्वनि की चाल बढ़ती नहीं है, घट जाती है। तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन जो हो गया, दूसरा कथन गलत है। तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या है कि ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम रहती है। क्या बिल्कुल सही है? नहीं। यदि हम आपको कहें तो कांच में ध्वनि की चाल जो होती है 3980 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 3980 मीटर प्रति सेकंड। जबकि एल्युमिनियम में अभी हम लोग सीखे कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल जो होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस प्रकार से कथन नंबर तीसरे कथन भी गलत है। कहता है कि ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम रहती है। नहीं, कांच में होता है 3980 जबकि एल्युमिनियम में 6420 होता है। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा और तीसरा दोनों कथन क्या हो गया? गलत हो। दूसरा और तीसरा कथन गलत हो गया। तो चलिए अब यहां पर देखेंगे तो केवल कथन एक सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। अगला क्या कहता है? कहता है कि जब सितार और बांसुरी, जब आईएएस प्री 1995 का प्रश्न है कि जब सितार और बांसुरी
पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद मतलब अंतर निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है कि जब बांसुरी को बजाएंगे और जब सितार को बजाएंगे तो इन दोनों से जो ध्वनि निकलती है उन दोनों का भेद किसके आधार पर किया जाता है, तो ध्वनि की गुणता के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? ध्वनि की गुणता मतलब क्वालिटी के आधार पर, है ना। दोनों यंत्रों से दोनों ध्वनि विस्तारक यंत्रों से ध्वनि की गुणता के कारण दोनों के स्वर में भेद होता है, विभेद होता है, अंतर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। कहता है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होगी, तो किस प्रकार की होगी बताइए। प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अप्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, अप्रागामी एवं अनुप्रस्थ। तो प्रगामी तरंग क्या होता है, अप्रगामी तरंग क्या होता है। यदि आप हमारे लेक्चर वीडियोज को नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है कि प्रागामी तरंग क्या होता है, अप्रागामी तरंग क्या होता है, और अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है। तो इसमें सही जवाब, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, तो ये होती है अप्रागामी और एवं अनुप्रस्थ तरंग, अप्रागामी एवं अनुप्रस्थ तरंग। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला कहता है कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक है। तरंग लंबाई कहने का मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। तो यदि आपको तरंगदैर्घ्य याद होगा तो आप निश्चित तौर पर इस प्रश्न का जो है आंसर ढूंढ लेंगे। तो किसका सबसे ज्यादा जो है तरंग लंबाई सबसे अधिक है, मतलब तरंगदैर्घ्य किसका सबसे ज्यादा है, तो किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। यहां पर दिया हुआ इंफ्रारेड, एक्स किरणें, दृष्टिगोचर प्रकाश या रेडियो तरंगे। तो किसका सबसे ज्यादा होता है। तो यदि हम बात करें इंफ्रारेड की, तो इंफ्रारेड का मतलब, इंफ्रारेड का अर्थ हुआ कि अवरक्त प्रकाश, और अवरक्त प्रकाश कैसी प्रकाश की किरण है, तो चुंबकीय प्रकाश की किरण है, चुंबकीय है ना, विद्युत चुंबकीय। तो इंफ्रारेड का तरंगदैर्घ्य जो होता है 7.8 गुने 10⁻⁻7 मीटर, है ना, से लेकर के 10⁻³ मीटर तक होता है। याद रखिएगा 10⁻³ मीटर तक। तो ये हो गया। यदि एक्स किरण की बात करें तो एक्स किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻⁻8 मीटर से लेकर के 10⁻⁻10 मीटर से लेकर के 10⁻⁸ मीटर तक होता है एक्स किरण का। अब यदि बात करें दृष्टिगोचर दृश्य प्रकाश का, तो दृश्य प्रकाश कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकाश के माध्यम से हम लोग देखते हैं, तो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है 3.9 गुने 10⁻⁻7 मीटर से लेकर के 7.8 गुने 10⁻³ मीटर तक। तो ये हो गया दृश्य प्रकाश का। यदि हम रेडियो तरंग की बात करें तो रेडियो तरंग में दो प्रकार की होती है। एक होता है 10⁻³ से लेकर के 1 मीटर तक, ये होता है लघु रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य। और दीर्घ रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य होता है 1 मीटर, 1 मीटर से लेकर के 10⁻³ मीटर तक लेकर के, मतलब 1000 मीटर तक। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर रेडियो तरंगे की तरंगदैर्घ्य जो होती है सबसे अधिक होती है। और इसका तरंगदैर्घ्य कितना भी हमने बताया, तो 1 मीटर से लेकर के 10⁻³ मीटर तक होता है। याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि एक टीवी सेट को चलाने, क्या कहता है कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि यहाँ पर प्रकाश तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, यदि यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में यदि कहीं पर अवरक्त प्रकाश की किरणें दिखता तो उसका सही जवाब होता अवरक्त, वही वाला अवरक्त प्रकाश वाला।
लेकिन अवरक्त प्रकाश की किरण, अवरक्त तरंगे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अवरक्त कहीं कहीं रेडियो तरंगे का भी प्रयोग किया जाता है। तो एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई में, जहां से हम लोग दाबते हैं, चैनल बदलते हैं, आवाज को कम करते हैं, है ना, सारे के सारे ये सारे जो होते हैं रेडियो, कहीं कहीं रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकतर में अब जो है अवरक्त प्रकाश की किरण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा अवरक्त प्रकाश की किरणें। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है कि देखिए यहां पर आ गया सेम प्रश्न है कि समान टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती है? एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, अवरक्त किरणें या गामा किरणें। तो अभी हम लोग पढ़े कि कहीं कहीं रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं अवरक्त किरणें का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए, तो टीवी रिमोट, समान टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग किए जाने वाली तरंगे होती है अवरक्त प्रकाश की किरणें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो होता है, क्या होता है? श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। मतलब क्या उसकी ध्वनि और उसका फिगर दोनों एक साथ हम लोग देखते हैं, ऐसा होता है। देखिएगा टीवी चालू करके और उसका प्रैक्टिकल करके। फिर कहता है श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए, दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जानते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, और प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और ध्वनि की चाल वायु में जो होता है, निर्वात में चूंकि ध्वनि की चाल तो होती नहीं है, ध्वनि की गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आप बताइए, यहां पर दिया है कि श्रव्य तुरंत सुनाई देता है, ऐसा है? सबसे पहले आएगा प्रकाश दिखाई पड़ेगा, मतलब चित्र दिखाई पड़ेगा, लेकिन बाद में उसकी आवाज सुनाई पड़ेगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। टीवी में जो होता है, कंट्रोलर लगा करके प्रकाश, आवाज और उसके चित्र दोनों को एक ही समय दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही मिला है ना, कि जब श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। बाकी कोई मत आप ध्यान दीजिए। देखिए सीधे और भी यदि आपको जज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, अगला क्या कहता है? कहता है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गर्त क्या होता है? ट्रफ जिसको कहते हैं, और श्रृंग क्या होता है? जिसको क्रेस्ट कहते हैं। तो दो श्रृंग और दो गर्त क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? इसलिए नहीं बता रहे हैं आपको कि आप यदि हमारे लेक्चर वाले वीडियोज को नहीं देखे, साउंड वाले लेक्चर वीडियोज को, तो जाकर जरूर देखिए। हमने पहले ही आपको बताया था कि ये लेक्चर वीडियोज है, फिर इस पर हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। प्रत्येक के लिए हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं। पहले चैप्टर का लेक्चर वीडियो दिया जा रहा है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो आप जरूर देखिए। तो कहता है दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं, और इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य। चलिए थोड़ा बहुत यहां पर यदि हम आपको जानकारी दें तो ए है अनुप्रस्थ तरंग, ए है अनुप्रस्थ तरंग, और ए है, इसको कहते हैं श्रृंग, ऊपर वाले को श्रृंग और नीचे वाले को कहते हैं गर्त। तो दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं, है ना। ये हो गया अनुप्रस्थ तरंग में ऐसा होता है। दो श्रृंगों और दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं, और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा द्वारा डिनोट किया जाता है।
चलिए, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हो गया। फिर कहता है कि पास आती हुई, यहां पर है RRBSM गुड्स गार्ड 2005 का प्रश्न है, इसको भी लेकर आए हैं। कहता है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब लगभग तैयारी करने वाले हर बच्चे के दिमाग में प्रश्न दौड़ते रहता है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से, चूंकि जब 9th 10th क्लास में आप पढ़ते हैं 9th क्लास में, तो वहाँ समझाया जाता है। चूंकि 9th क्लास में ही साउंड पढ़ना है, तो क्या होता है इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। क्या, डॉपलर प्रभाव के कारण नजदीक आती हुई ट्रेन की आवाज तीव्र गति से दूर सुनाई पड़ती है और हमसे दूर जाती हुई ट्रेन का आवाज धीमी सुनाई पड़ती है। तो ये किसके कारण होता है, डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, एक एक प्रश्न करके चुन चुन करके प्रश्न जितने भी बनने लायक थे सबको हमने लेकर आपको लेक्चर और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर आए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास था। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप उन सारे वीडियोज को नहीं देखे तो जरूर देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मतलब आज के लिए इतना ही कहने का मतलब अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चलेंगे, वैद्युत का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी हम लोग लेक्चर वीडियोज को देखेंगे। उसके बाद जो है उसके एक एक प्रश्न को हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।